एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैव विविधता एवं संरक्षण। ये एनसीईआरटी का लेसन 13 है, जैव विविधता एवं संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जैव विविधता क्या होती है, मतलब बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। देखिए, डाइवर्सिटी का मतलब होता है एक दूसरे में अंतर, ठीक है। तो जीवों में पाई जाने वाली जो विविधता होती है, मतलब एक जीव दूसरे जीव से कैसे अलग दिखाई देता है, इसे ही कहते हैं जैव विविधता। जैसे स्त्री और पुरुष अलग अलग दिखाई देते हैं, गाय भैंस इनमें अंतर दिखाई देता है, बकरी हुआ, कुत्ता हो गया, बिल्ली, ये सब कैसे अलग अलग दिखाई देते हैं। तो यही जो अंतर होता है इसे ही हम लोग कहते हैं जैव विविधता। जीवों में पाई जाने वाली विविधता को जैव विविधता कहते हैं, ये इसकी इंग्लिश है, ठीक है। और जैव विविधता को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब देखिए एक पारितंत्र कैसे बनता है, मतलब ये पूरा वर्ड जो है वो कैसे बना है। कोई भी एक जीव है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म कहते हैं। कोई भी एक जीव है, बहुत सारे जीव मिलेंगे तो क्या बनेगी, जनसंख्या। जनसंख्या को क्या कहते हैं, समष्टि। जनसंख्या होगी तो क्या बनेगा, एक ग्रुप बनेगा जिसे कहते हैं समुदाय। और कई सारे ग्रुप होंगे तो क्या बन जाएगा, पूरा देश बन जाएगा जिसे कहते हैं पारितंत्र। जीव मिलते हैं तो समष्टि बनती है, समष्टि मिलती है तो समुदाय बनता है, समुदाय मिलता है तो क्या बन जाता है, पारितंत्र बन जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि जैव विविधता जो होती है इसके प्रकार। जैव विविधता कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या कहते हैं इसे, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, आनुवांशिक विविधता, जाति विविधता और पारिस्थितिकी विविधता। इसे कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे आनुवांशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये क्या होती है, देखिए, एक ही जीव के जातियों के बीच में पाई जाने वाली विविधता। मतलब एक ही जाति है, ठीक है, जैसे आम की जाति हो गई, उसमें जो विविधता होगी, जो अंतर होगा, आम की जाति में कैसे अंतर, जैसे कि आम है एक जाति होगी, टमाटर दूसरी जाति है, बैगन दूसरी जाति है, मनुष्य अलग जाति है, ये जाति हो गई कि नहीं। तो एक जाति की बात कर रहे हैं। जैसे आम की कई सारी प्रजाति होती हैं, लंगड़ा, चौंसा, सफ़ेदा आम, ये सब होती हैं कि ये सब क्या होती हैं, आम की जातियाँ हैं। तो मतलब एक ही जाति में जो अंतर पाया जाएगा, जो डिफरेंस होगा, उसे ही क्या कहते हैं, आनुवांशिक विविधता। जैसे एग्जाम्पल में है हिमालय में पाई जाने वाली एक औषधि। हिमालय में एक औषधि है, उसका नाम है राउवोल्फिया वोमिटोरिया। क्या नाम है, राउवोल्फिया वोमिटोरिया। इस औषधि से एक रसायन निकलता है जिसका नाम है रेसरपिन। और इस औषधि की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, तो उससे एक रसायन निकलता है, इसका नाम है रेसरपिन। इसका बहुविकल्पी भी पूछा जाता है कि राउवोल्फिया से कौन सा रसायन निकलता है, तो याद कर लेना, रेसरपिन निकलता है। हिमालय में पाए जाने वाला राउवोल्फिया वोमिटोरिया, इसकी बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। किस्में मतलब होती हैं प्रजाति, ये किस्में हैं, ये किस्मिस नहीं है, ठीक है, नहीं किस्मिस पढ़ने लगो, क्या है, कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। और इस राउवोल्फिया वोमिटोरिया से रेसरपिन का स्राव होता है। फर्स्ट एग्जांपल ये है। सेकंड ये है कि आम की प्रजातियों में जो अंतर दिखाई देता है। आप लोग कोई भी एक एग्जांपल याद कर लेना। अब सेकंड है जाति विविधता, जिसे कहते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। इसमें क्या होता है, एक से अधिक जातियों के बीच में जाति विविधता, मतलब अलग अलग जातियों के बीच में जो विविधता पाई जाती है, जो डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, उसे क्या कहते हैं, जाति विविधता कहते हैं। जैसे पश्चिमी घाट के जो उभयचर हैं, इनकी संख्या ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पूर्वी घाट के उभयचर से। मतलब पश्चिमी घाट के उभयचर की संख्या ज़्यादा है और पूर्वी घाट के उभयचर की संख्या कम है। पश्चिमी घाट के उभयचर की संख्या पूर्वी घाट से ज़्यादा है। अब बात करते हैं पारिस्थितिकी विविधता, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसमें क्या होता है, किसी क्षेत्र के अलग अलग पारितंत्र के जीवों में पाई जाने वाली विविधता को पारिस्थितिकी विविधता कहते हैं। मतलब जो अलग अलग पारितंत्र हैं, दो अलग अलग देश हैं, ऐसे समझ लो, दो अलग अलग देश हैं, उनमें जो अलग अलग प्रकार के जीव रह रहे हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके बीच में जो डिफरेंस देखने को हमें मिलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी विविधता। जैसे भारत में जो वर्षा वन है, मैंग्रोव वन है, रेगिस्तान है, पतझड़ वन है, इनकी जो विविधता है नॉर्वे देश से अधिक है। भारत की जो विविधता है, नॉर्वे क्या है, एक देश है, भारत की विविधता नॉर्वे देश से अधिक है।
हम लोग कुछ नोट पॉइंट देख लेते हैं कि IUCN क्या होता है। IUCN का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। IUCN का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। आया क्या था, IUCN ने एक रेड डाटा बुक बनाई थी, ठीक है, और इन्होंने 2004 में बताया कि पौधे और जंतुओं की कुल संख्या है कितनी है, 1.5 मिलियन है, मतलब 1.5 मिलियन है। IUCN ने 2004 में बताया कि प्लांट और एनिमल की कुल जनसंख्या 1.5 मिलियन है। आप लोग को ये याद करना है। और रॉबर्ट मे जो थे एक वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट मे ने बताया कि टोटल जाति विविधता है पूरे वर्ल्ड में कितनी है, 7 मिलियन है। सब क्या है, 70 लाख। रॉबर्ट मे ने बताया कि टोटल जो जाति विविधता है 7 मिलियन है। कहेंगे जैव विविधता संरक्षण की विधियाँ, मतलब जो जीवों में पाई जाने वाली विविधता है, अब वो धीरे धीरे क्या हो रही है, मतलब जितने भी जीव हैं पृथ्वी पर, वो पौधे हो गए या जंतु हो गए, धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। तो उनके संरक्षण के उपाय क्या हैं, विधियाँ क्या हैं, इनको कैसे रोकें, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे जैव विविधता संरक्षण की विधियाँ, जो कि 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है स्वस्थानीय संरक्षण, दूसरी होती है बाह्य स्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण को हम लोग कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन, बाह्य स्थानीय संरक्षण को कहते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। देखिए, जैव विविधता संरक्षण की पहली विधि है स्वस्थानीय संरक्षण, इन सीटू कंजर्वेशन। स्वस्थान मतलब स्वयं के स्थान में संरक्षित करना, मतलब कोई भी पेड़ पौधा है या जीव जंतु है, उसको उसके प्राकृतिक आवास में, मतलब जहाँ वो रह रहा है वहीं पर उसको संरक्षित कर देना, उसे ही क्या कहते हैं, स्वस्थानीय संरक्षण। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित रखना क्या कहलाता है, स्वस्थानीय संरक्षण। मतलब जहाँ पर है उसको वहीं पर सुरक्षित कर दो, किसी दूसरे स्थान पर मत ले जाओ। आवास मतलब वो जहाँ पर रह रहा है उसको वहीं पे संरक्षित कर देना, यही कहलाता है स्वस्थानीय संरक्षण। देखिए, स्वस्थानीय संरक्षण जो है इन सीटू कंजर्वेशन इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में लिखे आता है इन सीटू कंजर्वेशन, इंग्लिश भी याद करना आप लोग को। ये निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान को क्या कहते हैं, नेशनल पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, धार्मिक मान्यता। ये सबसे पहला है हॉटस्पॉट क्षेत्र। हॉटस्पॉट क्षेत्र क्या होते हैं, हॉटस्पॉट क्षेत्र उन क्षेत्रों को कहा जाता है जिनमें अत्यधिक जाति समृद्धि होती है, मतलब जहाँ पर जीवों की अधिक जाति पाई जाती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं हॉटस्पॉट क्षेत्र। भारत में टोटल कितने हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, भारत में कुल 3 हॉटस्पॉट एरिया बनाए गए हैं। 3 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, कौन कौन से हैं, पश्चिमी घाट तथा श्रीलंका, इंडो बर्मा और हिमालय। टोटल 3 हॉटस्पॉट एरिया बनाए गए हैं, पश्चिमी घाट और श्रीलंका, इंडो बर्मा और हिमालय। सेकंड है राष्ट्रीय उद्यान, जिसे कहते हैं नेशनल पार्क। क्या कहते हैं इसको, नेशनल पार्क। इनमें किसको रखा गया, देखिए वन्य जीवों को संरक्षित किया गया है। राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों को संरक्षित किया गया है। प्रेजेंट में टोटल 90 नेशनल पार्क बनाए गए हैं। वर्तमान में टोटल 90 राष्ट्रीय उद्यान बनाए जा चुके हैं। अब हम बात करते हैं अभ्यारण्य क्या होते हैं। अभ्यारण्य को कहते हैं सेंचुरीज। पौधों और जंतुओं की स्थानीय प्रजातियों को संरक्षित किया गया है, मतलब पौधे हो गए और जंतु, ये जहाँ पर रह रहे हैं आसपास की जितनी प्रजातियाँ हैं, ठीक है, उनको उसी स्थान पे क्या कर दिया गया, संरक्षित किया गया है। इसमें पौधे और जंतुओं की स्थानीय प्रजाति को संरक्षित किया गया है या संरक्षित रखा जाता है, इन्हें अभ्यारण्य कहते हैं। देखिए, अभ्यारण्य में शिकार करना मना होता है, पशु नहीं चरा सकते हैं, मतलब कोई भी क्रियाकलाप हम लोग नहीं कर सकते हैं। टोटल अभ्यारण्य कितने हैं, 448 अभ्यारण्य बनाए जा चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इसको कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। क्या कहते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व एरिया में जैव विविधता को संरक्षित रखा जाता है। इसमें पौधे और जंतुओं के साथ साथ वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको भी रहने की अनुमति दी जाती है। यहाँ पर इसमें जैव विविधता को संरक्षित रखा जाता है। इसमें पौधे और जंतुओं के साथ साथ मूल आदिवासियों को रहने की भी अनुमति होती है। वर्ल्ड में 95 देशों में लगभग 411 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए जा चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण एक्स सीटू कंजर्वेशन। बाह्य स्थान मतलब बाहरी स्थान में, मतलब किसी दूसरे स्थान में संरक्षित करना, किसी दूसरे स्थान में संरक्षित करना।
देखिए जैसे नाम है, इसके नाम में इसकी डिफिनेशन छिपी है। बाह्य स्थान है, किसी दूसरे स्थान पर ले जाकर संरक्षित करना। एक्स मतलब एग्जिट, मतलब बाहर जाकर के संरक्षित रखना। स्थानीय संरक्षण में क्या होता है, जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से हटा करके मानव निर्मित आवास में रखा जाता है, इसे कहते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण। संरक्षण में देखिए किया क्या जाता है, जैसे कोई जीव जंतु है, अब वो संकटग्रस्त प्रजाति में आ गए। संकटग्रस्त मतलब अब उनकी प्रजातियां धीरे धीरे नष्ट हो रही हैं, तो उनको क्या किया जाता है, जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ से उठा करके किसी दूसरे सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है। उसी को ही क्या कहते हैं, बाह्य स्थानीय संरक्षण। मतलब जहाँ पर रह रहा था उसको अब खतरा हो गया, तो वहाँ से उठा के क्या करेंगे, किसी दूसरे जगह पर अच्छी जगह बनाएंगे और उसको वहाँ पर संरक्षित करते हैं। उससे क्या कहते हैं, बाह्य स्थानीय संरक्षण। जैसे जू जाते हैं आप लोग चिड़ियाघर, तो वहाँ पर क्या करते हैं, सुरक्षित रखा गया कि नहीं है, हम लोग वहाँ पे सिर्फ देख सकते हैं, उनको छू भी नहीं सकते, तो वो आराम से उनको सुरक्षित भी रखा जाता है। इसमें आते हैं जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान, प्रिजर्वेशन, जीन बैंक, बीज बैंक आते हैं। कहते हैं जूलॉजिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन, जीन बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन। देखिए क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, समझ लेते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, इसमें बहुविकल्पी या अतिलघु क्वेश्चन भी बन जाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या होता है, -196, माइनस आप लोग को ध्यान रखना है, क्रायो प्रिजर्वेशन में -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर द्रवित नाइट्रोजन में युग्मकों को रखा जाता है। युग्मक को क्या कहते हैं, गैमीट। और मेल फीमेल के गैमीट क्या होते हैं, मेल के गैमीट को क्या कहते हैं, बताओ जल्दी, शुक्राणु कहते हैं। और फीमेल के गैमीट क्या होते हैं, अंडाणु, याद रखना है। जीन बैंक में क्या होता है, जीन को संरक्षित किया जाता है। जीन बैंक में जीन को संरक्षित किया जाता है, और जो स्पर्म वगैरह होते हैं उनको भी संरक्षित रखा जाता है। पढ़ेंगे जैव विविधता की क्षति के कारण, मतलब जो जैव विविधता है, मतलब पेड़ पौधे हैं और जो जीव जंतु हैं, वो धीरे धीरे नष्ट क्यों हो रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है कि धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, घर के आसपास पहले गौरैया चिड़िया बहुत ज़्यादा आती थी, अब वो धीरे धीरे नष्ट हो गई, तो शायद ही आप लोग को कभी कभी दिखाई देंगी, वैसे अब ज़्यादा नज़र नहीं आती हैं। तो गौरैया चिड़िया भी धीरे धीरे क्या हो गई, नष्ट होती जा रही हैं। संकटग्रस्त प्रजाति उन्हें कहते हैं। संकटग्रस्त मतलब जिन पर खतरा मंडरा रहा है, प्रजातियाँ, जिन प्रजातियों पर संकट मंडरा रहा है उसे हम लोग कहते हैं संकटग्रस्त प्रजातियाँ, ठीक है। और विलुप्त प्रजातियाँ मतलब जो खत्म हो चुकी हैं, नष्ट हो गई हैं। जैसे डायनासोर आपने सुना होगा, वो क्या है, विलुप्त प्रजाति, वो खत्म हो चुकी है। देखिए जैव विविधता धीरे धीरे नष्ट क्यों हो रही है, उसको हानि क्यों हो रही है। जैसे आवासों की क्षति, उनका विखंडन। आवासों में क्या है, जो बड़े बड़े वन होते हैं, जंगल हैं, उनमें क्या शेर, चीता, भालू, छोटे बड़े जानवर सब रहते हैं। अब धीरे धीरे क्या करते हैं, ये वनों की कटाई करते जा रहे हैं। जब वनों की कटाई होगी, तो जब वन कट जाएंगे तो इनका आवास क्या हो, मतलब जो घर हैं वो बेघर हो जाएंगे। जैसे आपको ही आपके घर से हटा दिया जाए तो आप कहाँ जाएंगे, रिश्तेदार थोड़े दिन के लिए रख लेंगे, लेकिन बाद में हमेशा के लिए तो नहीं रखेंगे ना। तो आप लोग को अगर खाना ना दिया जाए तो आप लोग क्या हो जाएंगे, भूख के मारे मर जाएंगे। क्योंकि जब घर टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, मरने लगते हैं भूख प्यास की वजह से। तो उसे कहते हैं आवासों की क्षति और उनका विखंडन। दीदी दोहन का मतलब ये होता है, जैसे फर्नीचर बनाने के लिए मुझे थोड़ी लकड़ी चाहिए थी, सोचेंगे कि वन में बहुत सारी लकड़ियाँ हैं तो उसको और काट लो ताकि फर्नीचर और बनेगा, हम इसे बेचेंगे तो हमें पैसा मिलेगा। तो ये क्या, अत्यधिक दोहन, मतलब जो हमारी आवश्यकता लालच बन जाती है, इसे ही कहते हैं अत्यधिक दोहन। विदेशी जातियों का आक्रमण, आप लोगों ने देखा होगा, जो घर में गुलाब लगा होता है उसको तोड़ते हैं, तोड़ने पर अब 1-2 घंटे रखेंगे या 1-2 दिन रखेंगे तो उसकी पंखुड़ियाँ क्या हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। लेकिन जो विदेशी गुलाब है, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग अगर उसको 1 हफ्ते भी रखेंगे तो जब तक आप उसकी पंखुड़ियाँ नहीं तोड़ेंगे तब तक वो नहीं टूटेगा। मतलब विदेशी प्रजातियों को जब अपने देश में लाते हैं तो उनका हम लोग विदेशी प्रजातियों को ज़्यादा यूज़ करते हैं और देसी प्रजातियों पर कम ध्यान देते हैं। तो यही है कि विदेशी जातियों का आक्रमण, मतलब बाहर से लाया जाता है। सह विलुप्तता का मतलब, जैसे कोई एक जाति खत्म होती है तो उस पर निर्भर दूसरी जाति भी खत्म हो जाती है। इसका मतलब ये है कि कोई एक पेड़ है, ठीक है, पेड़ में क्या रहते हैं, कीट रहते हैं, पक्षी रहते हैं, बंदर रहते हैं। अगर उस पेड़ को काट दिया जाए हमेशा के लिए तो उसमें जो पक्षी थे, कीट थे, वो भी क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगे। इससे कहते हैं सह विलुप्तता। विलुप्तता मतलब धीरे धीरे नष्ट होना, सह मतलब साथ में नष्ट हो जाना। इसमें क्या होता है, ये पौधे व जंतुओं की विलुप्ति का प्रमुख कारण है। बहुविकल्पी में पूछा भी गया था कि जैव विविधता की क्षति का प्रमुख कारण कौन सा है, तो आप लोग याद रखना, आवासों की क्षति और विखंडन, ये प्रमुख कारण है। वनों की कटाई की जा रही है जिससे वनों में रहने वाले जीव जंतु के आवास नष्ट हो जाते हैं,
जिससे कुछ जंतु मर भी जाते हैं। तो ये क्या हो रहा है, उनको हानि हो रही, जैव विविधता को हानि हो रही है। एग्जाम्पल में है विशाल अमेजन, एग्जाम्पल में है विशाल अमेजन वर्षा वन, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं, अमेजन वर्षा वन, याद कर लो। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं, अमेजन वर्षा वन को कहते हैं। अमेजन वर्षा वन में करोड़ों प्रजातियां रहती हैं। अमेजन वर्षा वन में करोड़ों प्रजातियां निवास करती हैं। प्रजातियों को कहते हैं स्पीसीज, इंग्लिश वर्ड हिंदी में लिख के आया, ठीक है। स्पीसीज क्या है, इंग्लिश वर्ड। एग्जाम्पल है वर्षा वन जो है पृथ्वी के 14% भाग में फैले थे, लेकिन अब 6% से भी कम भाग में फैले हैं। जो पृथ्वी पर वर्षा वन थे वो 14% से भी ज़्यादा अधिक भाग में फैले थे, लेकिन अब 6% से भी कम भाग में फैले हैं। मतलब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, ये भी नष्ट हो रहे हैं। भोजन तथा आवास के लिए प्रकृति पर निर्भर रहा है, लेकिन जब उसकी आवश्यकता लालच में बदल जाती है तो प्राकृतिक संपदा का अत्यधिक दोहन होने लगता है। हमेशा मतलब ये देखिए इसका मतलब क्या है, हम लोग रहते हैं, हमें रहने के लिए क्या चाहिए, घर चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे किसी खेत में फसल उगी है, वन बना है, वन को काटेंगे तो वहाँ पर शायद हम लोग हॉस्पिटल बना दें या घर बना दें, कोई रेस्टोरेंट बना दें। तो ये क्या कर रहे हैं, हम लोग रहने के लिए किस पर निर्भर हैं, प्रकृति पर। और भोजन के लिए खाना चाहिए, हमें फल फ्रूट चाहिए, तो ये पौधों पर निर्भर है कि नहीं। वो पौधे कहाँ हैं, प्रकृति। तो मानव हमेशा भोजन तथा आवास के लिए हमेशा प्रकृति पर निर्भर रहता है, लेकिन जब इसकी आवश्यकता जो है लालच में बदल जाती है तो प्राकृतिक संपदा का क्या होने लगता है, अत्यधिक दोहन होने लगता है। एग्जाम्पल में है मानव के अतिदोहन से स्टीलर, समुद्री गाय, पैसेंजर कबूतर ये विलुप्त हो गए हैं। 2 एग्जाम्पल हैं, कोई भी आप लोग एक याद कर लेना। मानव के अतिदोहन से स्टीलर, समुद्री गाय और पैसेंजर कबूतर विलुप्त हो गए हैं। जैसे बहुत सारी मछलियों की जनसंख्या शिकार करने के कारण कम हो गई है। मछलियों को देखिए बहुत सारे लोग मछली को खाते हैं तो शिकार करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खाएंगे तो उतना शिकार करना पड़ेगा। जब मछली को खाते जाएंगे तो इनकी जनसंख्या भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बहुत सारी मछलियों की जनसंख्या शिकार करने के कारण कम होती जा रही है। विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, विदेशी प्रजातियां अनजाने में या जानबूझकर, जब विदेशी प्रजातियां अनजाने में या जानबूझकर किसी भी उद्देश्य से एक क्षेत्र में लाई जाती हैं, जब विदेशी प्रजातियों को जानबूझकर या अनजाने में एक क्षेत्र में किसी उद्देश्य से लाई जाती हैं तो उसके आक्रमण के कारण वो स्थानीय प्रजातियों को नष्ट करने लगती हैं। नदी की मछली नाइल पर्च को पूर्वी अफ्रीका के विक्टोरिया झील में डाला जाता है, तो इस झील में पहले से ही मौजूद मछलियों की 200 से अधिक प्रजातियां विलुप्त हो गई थीं। मतलब साथ में, विलुप्त होना मतलब नष्ट होना, साथ में नष्ट होना। मतलब जब एक जाति नष्ट होती है तो उस पर निर्भर दूसरी जाति भी नष्ट होने लगती। नष्ट होना मतलब विलुप्त होना। जब एक जाति नष्ट होती है तो उस पर निर्भर दूसरी जाति भी नष्ट होने लगती है। जैसे कोई एक पौधा है, अभी बताया था मैंने, कोई एक पेड़ है बहुत बड़ा, इसमें कीट हैं, पक्षी हैं, परजीवी हैं, बंदर हैं और जो मोटे छोटे पक्षी हैं, ये सब जब अगर इस पेड़ को काट दें, ये कीट, पक्षी, परजीवी ये क्या हैं, पेड़ में बैठे हैं, रहते हैं हमेशा, इसी में इनका घर है। अगर इस पेड़ को काट दिया जाए तो ये विलुप्त हो गया ना। मतलब पेड़ के नष्ट होने से कीट, पक्षी, परजीवी ये भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। मतलब एक जाति नष्ट हो रही है तो दूसरी जाति भी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसी को ही कहते हैं सह विलुप्तता। दूसरा एग्जाम्पल है जब एक परपोषी मछली जाति विलुप्त होती है तो उसके ऊपर रहने वाले परजीवियों का भी वही भविष्य होता है। IUCN ने संकटग्रस्त पौधों और जंतुओं की एक लिस्ट तैयार की और इस लिस्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं, रेड डाटा बुक कहते हैं, लाल आंकड़ा किताब। क्या कहते हैं, लाल आंकड़ा किताब। देखिए रेड डाटा बुक को तैयार क्यों किया गया, इसके उद्देश्य क्या थे। संकटग्रस्त प्रजातियों को पहचान कर उनकी लिस्ट बनाना, ये इसका उद्देश्य था। सेकंड है घटती हुई जैव विविधता के दुष्प्रभाव से लोगों को अवगत कराना और संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाने पर जोर देना। संकटग्रस्त प्रजातियों से उत्पाद बनाकर उनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार पर रोक लगाना, यही है रेड डाटा बुक तैयार करने के उद्देश्य। जैसे मैंने आपको कहा था कि आज ये लेक्चर आएगा तो मैंने ये लेक्चर डाला है, लेसन 13 है। मैं जितने भी लेक्चर डाल रही हूँ चैप्टर वाइज आप लोग पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।